नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की खेती किसानी की, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी और ज़रूरी दुनिया है। हम देखेंगे कि कैसे भारत दालों से लेकर बड़े बड़े बागानों तक कृषि के क्षेत्र में एक सुपर पावर बन गया है। अच्छा, इस पूरी कहानी के स्केल को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी, मतलब 2/3 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए किस चीज पर निर्भर है? जी हाँ, इसका जवाब है कृषि, यानी खेती। ये एक ऐसा काम है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ कोई इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीने का सहारा है। देखिए, खेती का मतलब सिर्फ खाना उगाना नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारे त्योहारों से लेके हमारी रसोई तक हर जगह इसकी छाप दिखती है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम जानते हैं कि गेहूं और चावल जैसे अनाज बहुत जरूरी हैं, पर आज हम उन दूसरी जरूरी फसलों पर ध्यान देंगे जो भारत की खेती को एक अलग पहचान देती हैं। ये वो फसलें हैं जो न सिर्फ हमारा पेट भरती हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चलाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दालों की। दाल तो हम सबके खाने का एक जरूरी हिस्सा है, और आपको पता है भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। अब दालों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये जमीन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अरहर को छोड़ दें तो बाकी सारी दालें हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को और उपजाऊ बना देती हैं। मतलब ये एक तरह से जमीन की सेहत सुधारती हैं। इसीलिए किसान अक्सर इन्हें दूसरी फसलों के साथ बारी बारी से उगाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन फसलों को देखते हैं जो सीधे सीधे उद्योग और एक्सपोर्ट के लिए उगाई जाती हैं। ये वो फसलें हैं जिन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, जो देश के लिए अच्छी खासी कमाई करती हैं। शुरुआत करते हैं गन्ने से। ये एक ऐसी फसल है जिसे तैयार होने में ही लगभग 1 साल लग जाता है। ये गर्म और नमी वाले इलाकों की फसल है। पूरी दुनिया में गन्ने के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है, बस ब्राजील के ठीक बाद। ये सच में भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हाँ, ये जो मीठे उत्पाद है ना, चीनी, गुड़, खांडसारी, इन्हें उगाने के लिए खास तरह का मौसम चाहिए होता है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और साल में 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश। और इसमें बुआई से लेके कटाई तक मेहनत भी बहुत लगती है। अगला नंबर है तिलहन का, मतलब वो फसलें जिनसे तेल निकलता है। देश की कुल खेती की जमीन के लगभग 12% हिस्से पर तिलहन उगाया जाता है, और 2020 में हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तिलहन उत्पादक थे। इनका इस्तेमाल 2 तरह से होता है। ज्यादातर तेल तो खाने के काम आता है, लेकिन कुछ तेलों का इस्तेमाल साबुन, कॉस्मेटिक्स और दवाइयों जैसी चीजें बनाने में कच्चे माल की तरह भी होता है। तिलहन में सबसे बड़ा खिलाड़ी है मूंगफली, जो कि एक खरीफ फसल है। कुल तेल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा इसी से आता है, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। तो अब चलिए 2 सबसे मशहूर पेय फसलों की बात करते हैं, चाय और कॉफी। ये दोनों ही बागान वाली खेती यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बेहतरीन उदाहरण हैं। भारत में चाय का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन आज ज्यादातर चाय के बागानों के मालिक भारतीय ही हैं। तो देखिए, अच्छी क्वालिटी की चाय उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बिल्कुल सही मौसम, सही मिट्टी और कुशल कारीगरों की जरूरत पड़ती है। मौसम गर्म और नम होना चाहिए, पाला बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और मिट्टी गहरी और उपजाऊ हो। अब चलते हैं एक और पसंदीदा पेय की तरफ, कॉफी। भारतीय कॉफी, खासकर इसकी अरेबिका किस्म, अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसकी कहानी कई सदियों पहले शुरू हुई, जब इसे यमन से भारत लाया गया था, और आज इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में होती है। और आखिर में बात करते हैं बागवानी की, यानी हॉर्टिकल्चर की। इस मामले में भी भारत दुनिया के टॉप देशों में से एक है। चलिए फलों और सब्जियों की दुनिया में एक नजर डालते हैं। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर था, चीन के ठीक बाद। हमारे देश का मौसम इतना विविध है कि यहाँ गर्म इलाकों के फल जैसे आम और केले और ठंडे इलाकों के फल जैसे सेब दोनों उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र के आम हो या हिमाचल के सेब, इनकी डिमांड पूरी दुनिया में है।
और सिर्फ फल ही नहीं, मटर, फूल गोभी, प्याज, टमाटर और आलू जैसी जरूरी सब्जियों के उत्पादन में भी भारत का एक बहुत अहम स्थान है। तो कुल मिलाकर दालों से लेकर दुनिया भर में मशहूर चाय तक फसलों की ये वैरायटी बताती है कि भारतीय कृषि कितनी विविध और शक्तिशाली है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत इंजन है। और अंत में एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है और मौसम बदल रहा है, भारत की खेती आने वाले कल की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। नमस्कार। जब हम भारत की खेती के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर गेहूं और चावल ही आते हैं, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आज चलिए भारत के खेतों की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं, दालों से लेकर चाय तक, और देखते हैं कि ये विविधता असल में कितनी ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत दालों के मामले में दुनिया में कहाँ खड़ा है? तो सुनिए, भारत दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है और साथ ही नंबर 1 कंज्यूमर भी। जी हाँ, मतलब हम जितनी दालें उगाते हैं उतनी खा भी जाते हैं। और इसकी सीधी सी वजह है, दालें हमारे खाने का, खासकर शाकाहारी खाने का सबसे जरूरी प्रोटीन सोर्स हैं। ये एक आंकड़ा ही इंडियन एग्रीकल्चर और हमारी खाने की आदतों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दालों की दुनिया में चलेंगे, फिर गन्ना और तिलहन जैसी नगदी फसलों को समझेंगे, उसके बाद चाय कॉफी के बागानों की सैर करेंगे, फिर देखेंगे फलों और सब्जियों का खजाना, और आखिर में उन फसलों की बात करेंगे जो हमारे उद्योगों की नींव हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दालों की, जो सही मायनों में भारतीय खाने के लिए प्रोटीन का पावर हाउस है। तो दालें असल में है क्या? जैसा कि हमने बात की, ये प्रोटीन का मेन सोर्स है। इनमें तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना जैसी कई फसलें शामिल हैं। और अगर हम देखें कि ये सबसे ज्यादा कहाँ उगती हैं, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। अच्छा, दालों की फसल में ऐसा क्या खास है? असल में बहुत कुछ। पहली बात, इन्हें पानी कम चाहिए, यानी ये सूखे इलाकों में भी उग सकती हैं। पर सबसे कमाल की बात यह है कि अरहर को छोड़कर बाकी सभी दालें फलीदार फसलें हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये हवा से नाइट्रोजन लेकर कुदरती तौर पर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। एक तरह से मिट्टी के लिए खाद का काम करती हैं। इसीलिए किसान इन्हें फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ताकि जमीन की सेहत अच्छी बनी रहे। चलिए अब उन फसलों की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी हैं। बात करते हैं गन्ना और तिलहन की। गन्ना भारत के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी फसल है। सोचिए, ब्राजील के बाद पूरी दुनिया में भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये हमारे कृषि अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत पिलर है। गन्ने की खेती में ना सब्र का बहुत बड़ा रोल है। ये कोई 3-4 महीने वाली फसल नहीं है। इसकी बुवाई से लेके कटाई तक तैयार होने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाता है। तो ये एक लंबी और मेहनत वाली फसल है। तो ये खेत से हमारे घर तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान और अच्छी बारिश चाहिए होती है। बुआई से लेकर कटाई तक इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत लगती है। और फिर इसी गन्ने से बनती हैं चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा जैसी चीजें जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। अब बात करते हैं तिलहन यानी ऑयल सीड्स की। साल 2020 के आंकड़ों को देखें तो भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। और हमारे देश में जितना भी खेती का एरिया है, उसका लगभग 12% हिस्सा तिलहन उगाने में इस्तेमाल होता है। ये आंकड़ा काफी दिलचस्प है। हमारे देश में जितनी भी तिलहन फसलें होती हैं ना, उनमें से कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ एक फसल से आता है, और वो है मूंगफली। इससे पता चलता है कि मूंगफली हमारे तेल के बाजार के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। और तिलहन का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के तेल तक ही नहीं है। हाँ, वो इसका मेन यूज तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये साबुन, कॉस्मेटिक्स और तरह तरह के मलहम बनाने वाली इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बहुत जरूरी कच्चा माल है। आइए अब उन फसलों की ओर चलते हैं जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारत को एक अलग ही पहचान दी है। जी हाँ, हमारी पेय फसलें यानी चाय और कॉफी।
भारत की इन दो सबसे मशहूर ड्रिंक्स की अपनी अपनी अलग कहानी है। एक तरफ है चाय, जिसे भारत में अंग्रेज लेकर आए थे। आज ये मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है। और दूसरी तरफ है कॉफी, जिसकी मशहूर अरेबिका किस्म यमन से लाई गई थी और इसकी खेती आपको मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास मिलेगी। चाय सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा श्रम प्रधान उद्योग है। इसे बड़ी तादाद में सस्ते और कुशल मजदूरों की जरूरत होती है। चाय के बागानों में पत्तियों को चुनने से लेकर उन्हें प्रोसेस करने तक हर स्टेप पर इंसानी हाथों की और हुनर की जरूरत पड़ती है। अब हम भारतीय कृषि के सबसे रंगीन और विविध हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। ये है बागवानी, यानी हमारे फलों और सब्जियों का अनमोल खजाना। एक और मजेदार आंकड़ा, साल 2020 में भारत चीन के बाद दुनिया में फलों और सब्जियों दोनों का ही दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। ये हमारी बागानी की ताकत को दिखाता है। जरा इस पर नजर डालिए, ये भारत की अविश्वसनीय विविधता को दिखाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आम, नागपुर के संतरे, केरल के केले और हिमाचल कश्मीर के सेब और नाशपाती। देश का हर कोना अपनी खास जलवायु की वजह से किसी न किसी फल के लिए मशहूर है। चलिए अब उन फसलों को समझते हैं जिन्हें हम खाते तो नहीं हैं, लेकिन जो हमारे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी हैं। रबर एक ऐसी ही बहुत जरूरी अखाद्य फसल है। वैसे तो ये भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन भारत में इसे खास तरह के हालात में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कच्चा माल है। तो भारत में रबर की खेती होती कहाँ है? ज्यादातर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में, और साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में, जहां इससे अपनी जरूरत के हिसाब से गर्म और नमी वाला मौसम मिलता है। तो हमने डालों से शुरू करके रबर तक की एक यात्रा की, और इन सब में एक बात जो साफ तौर पर उभर कर आती है वो ये है कि फसलों की यही अविश्वसनीय विविधता, ये डाइवर्सिटी ही भारतीय कृषि की असली ताकत है। और जाते जाते एक बहुत जरूरी सवाल, भविष्य में भारत अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने और साथ ही अपनी इस समृद्ध कृषि विरासत को संभालने के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।